नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी 2022 के प्रीलिम्स के लिए इकोनॉमी पापा वीडियो है ये। ज़्यादातर फैक्ट इसके हमने पहले ही बता दिए थे। मैंने बताया था बजट 2022-23 और इकोनॉमिक सर्वे 2022 वाला पापा वीडियो के मैक्सिमम फैक्ट हैं इसमें। ज़्यादातर को हमने पिक्स के माध्यम से फ्री वाले चैनल में भी दे दिया है, पेड में भी दे दिया है। तो भैया बिना गरियाए हुए, बिना लिबिर लिबिर किए हुए इसको देख डालिए आराम से, ठीक है। बहुत ज़रूरी वाले फैक्ट्स हैं और इसमें यूपीपीएससी का जो स्पेसिफिक फ्लेवर होता है उसका खास ध्यान रखा गया है। सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। बजट 2022 के जो ज़्यादातर फैक्ट्स हैं उसके लिए पापा वीडियो जो मैंने दी थी एक हैंड रिटन वाली, वही देख लीजिएगा, ठीक है। और कोई और अगर फैक्ट मिलता है तो मैं इसमें पिंड कर दूंगा, बस इसको देख डालो, अगर हो सके तो देख लो, फ़ायदा करेगा ज़रूर। और पिक्स रिवीजन अगर ज़्यादा ना हो पाए, सितंबर 2021 से ज़्यादा लगे, तो एटलीस्ट 2022 की पिक्स का रिवीजन जरूर कर लीजिएगा इस पूरे ईयर की। वो भी ना हो पाए तो कम से कम मई 2022 वाली जरूर कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद। हो सके तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेहनत बहुत लगती है। मेन बातें बता दे रहा हूँ मैं। जैसे नई जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है कब से कब तक आई है, ये 2021 से लेके 2026 तक, तो ये जरूर ध्यान रखना है इसका टाइम पीरियड, ठीक है। 5 सालों के लिए है ये टोटल। 1 अप्रैल 2021 में आई थी। मेजर इसके लक्ष्य वही हैं कि भैया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना इंडिया को, और एक्सपोर्ट को बूस्ट करना, प्लस डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव को यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ये एफटीपी का। ये एफडीआई के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। देखिए इसमें क्या है, ये फुल फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर का क्या मतलब हुआ कि 1 अप्रैल से लेके ये डेटा है 31 मार्च तक का, यानी कि 1 अप्रैल आपका 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक का ये डेटा है एफडीआई का। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इंडिया ने जो एफडीआई इनफ्लो है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में, वो अभी तक का हाईएस्ट एफडीआई इनफ्लो यहाँ इंडिया में आया है। कितना आया है? करीबन $83.57 बिलियन का। और ये 2000 आप देख सकते हैं 14-15 में कितना था, करीबन $45 बिलियन था सिर्फ। पिछली बार जो फाइनेंशियल ईयर था, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में, उसमें आया था $81.97 बिलियन, ठीक है। तो उससे करीबन $1.6 बिलियन ज़्यादा आया है इस बार 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में। फिर भैया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो एफडीआई इनफ्लो है, इक्विटी इनफ्लो, ये 76% बढ़ा है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में। कोविड के बाद देखेंगे तो ये 23% बढ़ा है ये, ठीक है, मार्च 2020 से लेके मार्च 2022 तक, ठीक है। मेजर बस यही पूछते हैं ज़्यादातर एग्जाम में कि भैया एफडीआई इक्विटी जो इनफ्लो आया है सबसे ज़्यादा कहाँ से आया है, तो सबसे ज़्यादा आया है सिंगापुर से 27%, फिर आया है यूएस से, और फिर मॉरिशस से। ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक। और किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा आया है? कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में सबसे ज़्यादा आया है सेक्टर वाइज, और इसका 25% शेयर है। फिर सर्विस सेक्टर है, फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ठीक। फिर अगर आप बात करेंगे कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में किस स्टेट में सबसे ज़्यादा एफडीआई इनफ्लो आया है, तो वो है कर्नाटक। 2021-22 की बात कर रहे हैं सिर्फ। फिर उसके बाद दिल्ली, फिर उसके बाद महाराष्ट्र। तो ओवरऑल स्टेट, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा एफडीआई इनफ्लो आया है 2021-22 में? ये कर्नाटक है, ठीक है। और कर्नाटक में भी किस में सबसे ज़्यादा आया है? कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ठीक है। यही चीज़ हिंदी में लिखी हुई है, ज़्यादा लिबिर लिबिर नहीं, एक बार देख सकते हैं आप पॉज करके। अब देखिए ये फैक्ट है, ये क्या है, ये जनवरी से दिसंबर तक का ईयर का है। ये आरबीआई इसको रिलीज़ करती है। तो जनवरी से दिसंबर ईयर को बोलेंगे कैलेंडर ईयर 2021, और इसमें टोटल एफडीआई इनफ्लो कितना आया है? $74 बिलियन का। एक रिपोर्ट आई थी पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसमें बोला गया कि जो एफडीआई इनफ्लो है ये 2022-23 में इवन $100 बिलियन तक आ सकता है। इस रिपोर्ट का नाम क्या है? इकोनॉमी टू रिज्यूम नॉर्मल ग्रोथ कर्व इन 2022-23। ये एक क्यूमुलेटिव डेटा है 2000 से लेके 2000 अप्रैल से लेके मार्च 2022 तक का। मतलब टोटल पिछले अगर आप देखेंगे करीबन 22 सालों में, तो उसमें एफडीआई सबसे ज़्यादा किस कंट्री से आया है? उसमें मॉरिशस है, और फिर सिंगापुर है, फिर यूएसए है। लेकिन 2021-22 में क्या है? 21-22 में अभी हमने क्या देखा? 21-22 में सबसे ज़्यादा कहाँ से आया? सिंगापुर से, फिर यूएसए और फिर मॉरिशस। और फिर इन 22 सालों में जो है एफडीआई इनफ्लो किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा आया है? इसमें सर्विस सेक्टर है नंबर 1 पे, और नंबर 2 पे यहाँ पे कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर है, फिर टेली कम्युनिकेशन है, ठीक। स्टेट वाइज देखेंगे अगर आप 2019 से लेके 2022 तक का डेटा, तो उसमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में आया है, फिर कर्नाटक, फिर गुजरात। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि 2021 में सबसे ज़्यादा किस स्टेट में एफडीआई आया है? उसमें कर्नाटक आया है, और कर्नाटक में भी कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में। तो कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। ये एमएसएमई की नई डेफिनेशन है। सिंपल बात ये है, माइक्रो किसको बोलेंगे आप? जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम होगा या फिर बराबर, और टर्नओवर होगा आपका ये 5 करोड़ से कम। इस तरह से याद रख सकते हैं। माइक्रो वाले में क्या है भैया? इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर से है बस अब डेफिनेशन, ठीक है। अभी तक ये सर्विस इंडस्ट्री के लिए अलग से होता था, लेकिन अब न्यू डेफिनेशन में सेम कर दिया है। तो 1, 5, 10, 50 और 50, 250 इस तरह से है। माइक्रो में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम, टर्नओवर 5 करोड़ से कम। स्मॉल में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम, टर्नओवर 50 करोड़ से कम। और मीडियम में इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम और
टर्नओवर 250 करोड़ से कम। ये जीएसटी का लेटेस्ट डेटा है कि भैया अभी तक का हाईएस्ट जीएसटी किस मंथ में आया है, वो है अप्रैल 2022 में। कितना आया है? 1.68 लाख करोड़ आया है ये, ठीक है। और इससे पहले मार्च 2022 में हाईएस्ट आया था, तब आया था 1,42,000 करोड़ के आस। अब अगर ये भी इसमें भी पूछ ले भी भैया जीएसटी में भी सबसे ज़्यादा कौन सा कंपोनेंट है, तो आईजीएसटी वाला सबसे ज़्यादा है, फिर एसजीएसटी, फिर सीजीएसटी। 20 अप्रैल 2022 ऐसा दिन था जिस दिन सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं जीएसटी कलेक्शन हुआ है, ठीक है। और इसी में एक टाइम था 4 से लेकर 5 बजे तक, उस घंटे में सबसे ज़्यादा जीएसटी आया। इतना खैर स्पेसिफिक नहीं पूछेंगे, बस ये ध्यान रखिए अप्रैल 2022 में अभी तक का सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ है सिंगल मंथ में। रेमिटेंस में कोई ऐसी चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं। देखिए इंडिया हमेशा से, मतलब हमेशा से नहीं, कई सालों से रेमिटेंस के मामले में नंबर 1 पे है, ठीक है। 2021 में देखा गया कि रेमिटेंस अच्छा खासा बढ़ा है। गेन कहाँ कहाँ हुआ है? लैटिन अमेरिका, कैरिबियन में, ठीक है, सब सहारन में भी हुआ है, यूरोप और सेंट्रल एशिया में भी हुआ है, मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका में भी हुआ है, साउथ एशिया में भी हुआ है। लेकिन रेमिटेंस सिर्फ घटा कहाँ पे है? ईस्ट एशिया और पैसिफिक में सिर्फ घटा है, बाकी हर जगह रेमिटेंस बढ़ा है, ध्यान रखना। टॉप 5 कंट्री कौन कौन सी है रेमिटेंस के मामले में? नंबर 1 पे तो इंडिया ही है कई सालों से। इस बार जो सेकंड पोजीशन है वो मैक्सिको ने चाइना को मतलब रिप्लेस करके हथिया ली है। अभी तक चाइना था इसमें रेमिटेंस के मामले में, अब मैक्सिको आ गया है, चाइना को इसने 3rd नंबर पे धकेल दिया है, ये ध्यान रखना। तो रेमिटेंस की पोजीशन है नंबर 1 इंडिया, नंबर 2 मैक्सिको, नंबर 3 चाइना, नंबर 4 फिलीपींस, नंबर 5 इजिप्ट। परसेंटेज ऑफ जीडीपी के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा किस कंट्री में रेमिटेंस आया है? लेबनान में आया है, ठीक है। रेमिटेंस इनफ्लो ये जो है हाई शेयर ऑफ जीडीपी के हिसाब से सबसे ज़्यादा लेबनान है, ठीक है, 54%। रेमिटेंस का मतलब वही होता है जो बाहर रहते हैं देश के, वो देश में पैसा भेजते हैं, ठीक है। अब ये देखिए एक चीज़ और है कि सबसे ज़्यादा चीपेस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा सस्ता अगर आपको पैसा भेजना है तो वो कौन सा है? वो है साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा चीपेस्ट है। और सबसे ज़्यादा महंगा कहाँ पे है पैसा भेजना? वो है सब सहारन अफ्रीका। बस ये इतना फैक्ट याद रखो। वही चीज़ हिंदी में दी हुई है, आप यहाँ पे एक बार पढ़ सकते हैं, फालतू लिबिलिबिर नहीं। ये इकोनॉमिक सर्वे की पोजीशन है, उसमें भी यही दिया हुआ था कि भैया इंडिया जो है लार्जेस्ट रेमिटेंस रिसिपेंट कंट्री है, ठीक है। और ये इवन अभी से नहीं, 2008 से लगातार इंडिया ही है। अभी तक सेकंड नंबर पे चाइना था, लेकिन इस बार मैक्सिको ने चाइना को रिप्लेस कर दिया, तो अब चाइना नंबर 3 पे आ गया। ये एनसीआर के कॉन्स्टिट्यूएंट एरिया है, कई बार आ जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एनसीआर का क्या मतलब हो गया? आपका नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है। और इसमें दिल्ली के अलावा 3 स्टेट और हैं, वो है हरियाणा, यूपी और राजस्थान। टोटल इसके 24 डिस्ट्रिक्ट हैं। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के 14 हैं, और एरिया वाइज भी हरियाणा का सबसे ज़्यादा है इसमें एनसीआर वाले में। यूपी के 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, और यूपी का ही जो शामली डिस्ट्रिक्ट है वो 2017 में हुआ था, तभी लेटेस्ट है ये, वही लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है जो इसमें एनसीआर में जुड़ा था। उसके बाद से अभी तक कोई नहीं जुड़ा है। और यूपी का एनसीआर में कितना परसेंट एरिया है? करीबन 27%। राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, और एनसीआर वाला ये जो बोर्ड है एनसीआर पीबी 1985 में आया। ये 20th लाइव स्टॉक सेंसस है, ये मैंने ये वो मिसलेनियस पापा में कवर किया है, एक बार आप देख सकते हैं। ये सारे फैक्ट हम बता चुके हैं, इसकी पापा पिक भी दे चुके हैं, फ्री टेलीग्राम में देख लीजिए। इसको ज्वाइन करके जरूर रखिएगा, और हो सके तो कम से कम 2022 के ईयर की जितनी भी पिक्स हैं यहाँ पे मीडिया वाले सेक्शन में, ये आप देख सकते हैं। उतना भी ना हो पाए तो कम से कम मई 2022 की पिक जरूर देख लीजिएगा। यूपी की क्या पोजीशन है 20th लाइव स्टॉक सेंसस में, ये भी आप देख सकते हैं। सिर्फ बफेलो बढ़ा था, बाकी सब घटे थे जितने भी जानवर हैं। बाकी ये वाली पिक मैंने डाली है, ये ऑलरेडी हमने मिसलेनियस में कवर किया हुआ है, ठीक। ये 8 कोर इंडस्ट्री होती हैं। बेस ईयर है इसका 2011-12, मंथली डेटा आता है, ये DPIIT इसको रिलीज़ करता है। 8 कोर इंडस्ट्री कौन कौन सी हैं ये आप देख सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा वेटेज है लेटेस्ट के हिसाब से रिफाइनरी का, और सबसे कम है फर्टिलाइजर का, ठीक है। और ये 8 कोर इंडस्ट्री हैं ये, ठीक है। कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो 8 कोर इंडस्ट्री हैं ये करीबन 40.27% कवर करती हैं किसका? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP का। 18वें चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है? वेंकट रमन आनंथा नागेश्वरन। 28 जनवरी 2022 को ये इन्होंने स्थान लिया था, ठीक। इंटरनेशनल माइग्रेंट डे मनाया जाता है 18 दिसंबर को हर साल। इस बार की थीम क्या थी? हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी, ठीक है, मानव गतिशीलता की क्षमता का दो। ये देखिए माइग्रेशन डेटा है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। पिछले इकोनॉमी में पापा जो दिया था वही वाला है अभी भी, क्योंकि नई रिपोर्ट नहीं आई है। सिंपल बात यह है कि 2020 में अगर आप देखें तो पूरी दुनिया की जनसंख्या का करीबन 3.6% लोग ये इंटरनेशनल माइग्रेंट वाले हैं, ठीक है। और इनकी कितनी पॉपुलेशन है? करीबन 28.1 करोड़। और ये बताया गया था, ये जो 2020 की रिपोर्ट आई थी, सबसे ज़्यादा माइग्रेट करके लोग कहाँ जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा जाते हैं भैया US में, लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है ये। करीबन 51 मिलियन, करीबन 5 करोड़ लोग गए थे इसमें। 18% जो माइग्रेशन है वो टोटल US में जा रहा है। नंबर 2 पे जर्मनी है, नंबर 3 पे सऊदी अरेबिया है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डायस्पोरा किस कंट्री का है? वो तो इंडिया का ही है। करीबन 18 मिलियन, यानी कि करीबन 1.8 करोड़ लोग इंडियन जो है वो इंडिया के बाहर रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद कौन सा है? उसके बाद मैक्सिको, रशिया है।
फिर चाइना है, फिर सीरिया है डायस्पोरा के मामले में। रीजन वाइज देखेंगे तो भैया सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल माइग्रेंट्स कहाँ पे पाए जाते हैं, वो है यूरोप में। वही चीज़ें यहाँ हिंदी में लिखी हुई है, एक बार देख सकते हैं आप। ठीक, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट डेटा है कुछ कि भैया सबसे ज़्यादा जो डायस्पोरा मैंने बताया इंडिया का है, सबसे ज़्यादा इंडियन विदेशों में जाते हैं, मतलब कहाँ रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा रहते हैं यूएई में, फिर यूएसए में, फिर सऊदी अरेबिया में। ठीक है, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कहाँ जाते हैं, फ्रांस में। आप देख सकते हैं कि करीबन 1.8 करोड़ जो भारतीय रहते हैं, उनमें से 35 लाख संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में रहते हैं, 27 लाख अमेरिका में, और फिर उसके बाद नंबर 3 पे है सऊदी अरेबिया, इसमें 25 लाख लोग। ये टूरिज्म का डेटा है लेटेस्ट वाला, थोड़ा देख लीजिए भैया। इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट कहाँ से आते हैं, तो सबसे ज़्यादा आते हैं बांग्लादेश से, फिर यूएसए से, फिर यूके से। और सबसे ज़्यादा इंडियन नेशनल किस जगह जाते हैं, ये आप देख सकते हैं, अभी मैंने बताया, अभी यूएई, फिर यूएसए, फिर सऊदी अरेबिया। ठीक है, पूरी दुनिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कहाँ पे आते हैं, फ्रांस में, फिर स्पेन में, और फिर यूएसए में। लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमाता है, अगर टूरिस्ट में देखें तो इंटरनेशनल टूरिस्ट रिसिप्ट यानी कि पैसा सबसे ज़्यादा कौन कमाता है, तो वो है यूएसए, फिर फ्रांस, और फिर ऑस्ट्रेलिया है। इंडिया के स्टेट वाइज देखें तो भैया डोमेस्टिक टूरिस्ट अराइवल में नंबर 1 पे कौन सा स्टेट है, तमिलनाडु, फिर यूपी, फिर कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश, और फिर तेलंगाना। और फॉरेन टूरिस्ट सबसे ज़्यादा किस स्टेट में आते हैं ये पूछा जाएगा तो महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु, फिर यूपी है, फिर दिल्ली, फिर वेस्ट बंगाल। तो डोमेस्टिक टूरिस्ट अराइवल में यूपी नंबर 2 पे है, और फॉरेन टूरिस्ट अराइवल में यूपी नंबर 3 पे है। ये हम बता चुके हैं, वैसे इंपॉर्टेंट डेटा है इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से। ये निर्यात वस्तुएं हैं यानी कि एक्सपोर्ट कमोडिटी हैं ये, और ये इम्पोर्ट कमोडिटी हैं यानी कि आयात वस्तुएं। ठीक, ये एक बार देख सकते हैं आप इसको, ये हम बता चुके हैं ऑलरेडी इकोनॉमिक सर्वे। ये वाली पिक भी मैं पहले बता चुका हूँ भैया। ये टोटल एक्सपोर्ट जो है, डेस्टिनेशन कौन कौन से हैं इंडिया के, और प्लस इंपोर्ट हम कहाँ कहाँ से लेते हैं, इसको मैंने समराइज़ किया हुआ है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ बस ये। फिर भैया ट्रेड बैलेंस दिखाया गया है इंडिया का, सबसे फेवरेबल किसके साथ है, यूएसए, फिर बांग्लादेश, फिर नेपाल। ठीक, ये देखिए इसको मैंने पूरा यहाँ पे एक पिक में समराइज़ कर दिया है। टॉप 3 इंपोर्ट कमोडिटी इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से इंडिया की कौन कौन सी है। पेट्रोलियम क्रूड है नंबर 1 पे, ये नीचे हिंदी में लिखा है, फालतू को नहीं। नंबर 2 पे है कोल्ड, और नंबर 3 पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट। एक्सपोर्ट कमोडिटी के मामले में देखेंगे यानी कि निर्यात वस्तु इंडिया की इकोनॉमिक सर्वे 2022 के हिसाब से नंबर 1 पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, नंबर 2 पे है पीएल जो स्टोन्स होते हैं, नंबर 3 पे आयरन एंड स्टील। इंपोर्ट सोर्सेज मतलब इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कहाँ से करता है इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, तो चाइना से, फिर यूएई से, फिर यूएसए से। और इंडिया एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा कहाँ से करता है, कहाँ करता है मतलब इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट यूएस को करता है, फिर यूएई को, फिर चाइना को। और इंडिया का जो ये ट्रेड बैलेंस फेवरेबल है, मतलब कि इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है और कम इंपोर्ट करता है। वो कौन कौन सी कंट्री है अभी मैंने बताया, यूएस, बांग्लादेश और नेपाल। ये देख रहे हैं ये वाली जो लिस्ट कि भैया इन कंट्री में इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है और यहाँ से इंपोर्ट कम करता है। तो ट्रेड बैलेंस हमारा इंडिया के रेफरेंस में पॉजिटिव है। लेटेस्ट ट्रेड अभी देख सकते हैं, ये फैक्ट के हिसाब से इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अब बन गया है यूएसए। अभी तक चाइना था, लेकिन अब 2021-22 का टोटल डेटा आ गया है। इकोनॉमिक सर्वे में टोटल नहीं आता है इंडिया, अगर टोटल देखा जाए फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का, ये 30 मई को डेटा आया है, ज़रूरी है ये मुझे लगता है। तो ये आप देख लीजिए। तो भैया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा है इंडिया का, वो है यूएस, नंबर 2 पे है चाइना, ठीक है, और नंबर 3 पे है यूएई। ठीक, चाइना इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर था 2013-14 से लेकर 17-18 तक, और 20-21 में भी था। वही चीज़ यहाँ हिंदी में लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। ये इस तरह से यहाँ ये पिक में दिखाया गया है। इंडिया का ट्रेड आप देख सकते हैं, ये नीला वाला एक्सपोर्ट है और लाल वाला इंपोर्ट है। तो आप देखिए फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया ने टोटल कितना ट्रेड किया है यूएसए के साथ, $119 बिलियन का, और चाइना के साथ कितना किया है, $115 बिलियन का। यूएसए के साथ जितना ट्रेड किया है उसमें से एक्सपोर्ट कितना किया है हमने, $76 बिलियन, मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा है, ठीक है, और इंपोर्ट कम किया है, सिर्फ $43 बिलियन का किया है। और चाइना के साथ देख सकते हैं एक्सपोर्ट हमने सिर्फ 21 का किया है बिलियन डॉलर का, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा किया है। ये हम लोग को और कम करने की जरूरत है, ये ठीक है। ये ओवरऑल आप देख सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इंडिया का प्लस ट्रेड बैलेंस पीआईबी का डेटा है, ये पूरे फाइनेंशियल ईयर का है, मतलब कि 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक का। उसमें अगर आप देखेंगे तो इंडिया ने एक्सपोर्ट का टारगेट रखा था $400 बिलियन का, देख सकते हैं आप, $417 बिलियन का इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में, और इंपोर्ट कितना किया है, $600 बिलियन का, $610 बिलियन का, मतलब अभी भी ट्रेड डेफिसिट कितना है, $192 बिलियन का, ठीक है। और अगर आप ग्रोथ देखेंगे भैया पिछले साल के कंपेरिजन में, तो एक्सपोर्ट का ग्रोथ हुआ है 43.18%, इंपोर्ट का ग्रोथ हुआ है 54.71%, और डेफिसिट का ग्रोथ हुआ है 87.49%। ये ओवरऑल टोटल ईयर का है, अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक का। तो भैया ये पूछा जा सकता है कि इंडिया ने अभी तक हाईएस्ट एनुअल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट किस ईयर में किया है, 2021-22 में किया है, कितना किया है, $417.81 बिलियन का। और अगर पूछा जाए कि भैया मंथली मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट भी अभी तक हाईएस्ट
मतलब किसी मंथ में $40 बिलियन का हुआ है। ये हुआ है मार्च 2022 में $40.38 बिलियन का। ये इंपॉर्टेंट डेटा जो मैं बता रहा हूँ बस एक बार सुन लीजिए, बाकी तो सब लिखा हुआ है, वो सब मैं बिल्कुल ईजी वे में बता रहा हूँ आपको। देखिए टॉप 3 इंपोर्ट कमोडिटी हमने बता दी और एक्सपोर्ट वाली बता दी, लेकिन ये मेजर कमोडिटी ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो ये है टॉप 3 मेजर जो है एक्सपोर्ट कमोडिटी ग्रुप हैं ये। तो उसमें ग्रुप में नंबर 1 पे इंजीनियरिंग गुड्स है, फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और फिर जेम्स एंड ज्वेलरी है। ठीक, पूरे फाइनेंशियल ईयर का है ये, और ये मेजर कमोडिटी ग्रुप की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ग्रुप में नंबर 1 पे पेट्रोलियम क्रूड और प्रोडक्ट है, फिर इलेक्ट्रॉनिक गुड है और फिर ये गोल्ड है। तो ये इंपोर्ट है, ये एक्सपोर्ट है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। यहाँ पे मेजर कमोडिटी ग्रुप है और अभी हमने क्या देखा था, ये अभी मैंने बताया आपको, ये क्या है, ये मेजर कमोडिटी है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया के देख सकते हैं आप 2021-22 का अप्रैल से नवंबर तक का डेटा है, उसके हिसाब से भी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है सबसे ज़्यादा कौन कौन सी कमोडिटी है। नंबर 1 पे है मरीन प्रोडक्ट, समुद्री उत्पाद। नंबर 2 पे राइस है, अदर देन बासमती है, ये बासमती के अलावा मतलब। नंबर 3 पे स्पाइसेस है, नंबर 4 पे शुगर है। तो इसमें डेटा क्या है, ये इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है 2021-22 का अप्रैल से नवंबर तक का। ठीक है, फिर उसके बाद फाइनेंशियल ईयर का पूरा डेटा आ गया, एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का पूरे ईयर का। ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2022 तक का। तो उसमें अभी तक का किसी भी ईयर का हाईएस्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट किया है इंडिया ने किस फाइनेंशियल ईयर में, 2021-22 में। कितना किया है, $50.21 बिलियन। पहली बार $50 बिलियन क्रॉस हुआ है ये। अभी तक के पूरे भारत के इतिहास का सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट किया है इंडिया ने 2021-22 में, $50.21 बिलियन। और ये पिछली बार से आप देख सकते हैं 19.92 बिलियन डॉलर, सॉरी 19.92% बढ़ा है। और अभी तक का हाईएस्ट एक्सपोर्ट किया गया है किसके किसके लिए, राइस, व्हीट, शुगर और प्लस सीरियल्स और मीट का। ठीक है, मरीन प्रोडक्ट का भी अभी तक का हाईएस्ट एक्सपोर्ट हुआ है कितना, $7.71 बिलियन, हाईएस्ट एवर है, ये ध्यान रखना है। इससे जो ये वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात के किसानों को फायदा होएगा। तो भैया एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर का पूछा जाएगा तब भी मरीन प्रोडक्ट ही नंबर 1 पे है, और नंबर 2 पे तब भी राइस अदर देन बासमती ही है। लेकिन नंबर 3 वाली पोजीशन इसमें शुगर की आ गई है, नंबर 4 इसमें स्पाइसेस है। ये इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से नंबर 3 पोजीशन किसकी थी, स्पाइसेस। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। अब एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की बात चली तो एक और डेटा देख लो कि भैया स्टेट वाइज मान लो पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करता है, तो टॉप 4 याद रख लो। नंबर 1 पे है गुजरात, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे हरियाणा है, नंबर 4 पे आंध्र प्रदेश है और नंबर 5 पे हमारा यूपी है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के मामले में बता रहे हैं। और इंडिया जो है 9th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का पूरी दुनिया में 2020 के डेटा के हिसाब से। पिछले 3 सालों का डेटा के हिसाब से भैया पूछ लेंगे कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में कौन कौन से स्टेट हैं, तो नंबर 1 गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर हरियाणा, फिर आंध्र प्रदेश और नंबर 5 पे हमारा यूपी है। ओयो मजा आ गई, ये हिंदी में लिखा है, फालतू लिबली नहीं। ये लेटेस्ट रेपो रेट है, ये सब आप देख सकते हैं ये, और ये लास्ट टाइम बढ़ाया गया था 4 मई को। तो इस समय रेपो रेट है 4.40 और रिवर्स रेपो रेट है 3.35, बैंक रेट है 4.65, MSF वाला है 4.65, स्टैंडिंग ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, CRR है 4.5% और SLR है 18%। थोड़ा देख लीजिएगा, बाकी इसके टर्म्स का सब मीनिंग हमने इकोनॉमी के कंपाइलेशन में बताया हुआ है, ध्यान से सुनना उसको अगर टाइम मिले तो। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, इकोनॉमिक इंपैक्ट जो सेकेंड वेव का था वो कम था पहली वाली वेव से, ये इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, लेकिन हेल्थ इंपैक्ट बहुत ज्यादा सीवियर था। भैया ये मैं नहीं कह रहा हूं, इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है, मुझे ना करिएगा प्लीज। इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है वर्ल्ड में, यूएस और चाइना के बाद। ठीक है, 2021-22 में आप देख सकते हैं ये पोजीशन है। 44 इंडियन स्टार्टअप को यूनिकॉर्न स्टेटस मिला था 2021 में। इस समय इंडिया में कितने यूनिकॉर्न है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हाँ, एक बात और है, जितने भी यूनिकॉर्न थे इसमें से ज्यादातर सर्विस सेक्टर में थे, ये जरूर ध्यान रखना। अच्छा, ये पूछेंगे कि भैया जो कोविड में सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस सेक्टर को हुआ था, तो वो है सर्विस यानी कि सेवा, और सबसे कम इंपैक्ट किस सेक्टर को हुआ था, वो है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। वही चीज यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, ज्यादा लिबी नहीं, देख लो एक बार। सर्वे का कुछ डेटा है कि भैया जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में नंबर 1 पे सर्विस है, नंबर 2 पे है आपका इंडस्ट्री और नंबर 3 पे एग्रीकल्चर है। अगर इंप्लॉयमेंट जनरेशन के मामले में बात करेंगे तो नंबर 1 पे एग्रीकल्चर है, नंबर 2 पे सर्विस सेक्टर है, नंबर 3 पे है इंडस्ट्री। ध्यान रखना, ये देखो इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से पूरी पोजीशन दी है भैया। एग्रीकल्चर रिलाइट सेक्टर का कितना परसेंट है, ये 18.8% है जीवीए में, आप देख सकते हैं ये पोजीशन। ठीक है, और ये इंडस्ट्री का कितना है 28.2% और सर्विसेज का है 53%। अगर पूछा जाए 2021-22 में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विसेज का क्या ग्रोथ था, तो भैया एग्रीकल्चर का 3.9% था, इंडस्ट्री का 11.8% था और सर्विस का 8.2% था। ये पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर का ग्रोथ दिया हुआ है। एग्रीकल्चर हमेशा पॉजिटिव रहा है, इंडस्ट्री जो है 18-19 में पॉजिटिव था, फिर 2 साल लगातार निगेटिव रहा, फिर इस बार पॉजिटिव आ गया है। इस बार सबसे ज़्यादा ग्रोथ इसी ने किया, इंडस्ट्री ने 11.8%, क्योंकि इसका बेस ही -7 पे था, तो क्या करा जाए। ठीक है, फिर सर्विस सेक्टर में
आप देख सकते हैं लगातार 2 बार पॉजिटिव था, फिर ये 2020-21 में नेगेटिव चला गया था, 8.4% ये ग्रोथ घटा था यहाँ पे, ठीक है। और फिर इस बार 2021-22 में ये सर्विस सेक्टर का 8.2% का ग्रोथ। ये पिक ऑलरेडी डाली हुई है, नीचे हिंदी में लिखी है, फालतू बिलीव नहीं। इकोनॉमिक सर्वे का एक डेटा था, उसमें लिखा था भैया कि फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास कितना है, इतना है सफिशिएंट कि हम करीबन 13.2 महीने तक का इंपोर्ट कर सकते हैं। और इंडिया की जो फॉरेक्स रिजर्व में पोजीशन है इस समय भी 4th ही है, ध्यान रखना, इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से भी 4th ही। नंबर 1 पे चाइना, फिर जापान, फिर स्विट्जरलैंड और नंबर 4 पे हमारा भारत। हुए मजा आ गई। ये फॉरेक्स रिजर्व हर वीक में आता है, वीकली रिपोर्ट आरबीआई जारी करता है इसको। सबसे ज़्यादा इसमें होता है, ये आप देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व में होता है फॉरेन करेंसी एसेट, फिर होता है गोल्ड, फिर एसडीआर होते हैं, फिर रिजर्व पोजीशन इन आईएमएफ होती है, वर्ल्ड बैंक नहीं, आईएमएफ की रिजर्व पोजीशन। और आप देख सकते हैं फॉरेन करेंसी एसेट में जो 90% है, ये देखिए मल्टी करेंसी पोर्टफोलियो होता है ये। और इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन सी करेंसी होती है, यूएस डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, जापानीज येन, ये वाली होती है करेंसी, ठीक। इकोनॉमिक सर्वे के कुछ एक्ट हैं, एक बार देख लीजिए अगर हो सके तो। एयर कॉर्पोरेशन एक्ट 1953 में आया था, गवर्नमेंट ने 9 एयरलाइन को नेशनलाइज कर दिया था, हिंदी में लिखा है। नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस हुआ था 1956 में एलआईसी एक्ट के थ्रू, ठीक है। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस वाला नेशनलाइजेशन का एक्ट आया था 1972 में। फिर गवर्नमेंट ने 14 बैंक को नेशनलाइज कर दिया था 1969 में, ठीक है, ये 1970 वाले एक्ट के थ्रू। और फिर गवर्नमेंट ने सेकंड राउंड में जो नेशनलाइजेशन किया था बैंक का, वो 6 बैंक और नेशनलाइज कर दी थी, ठीक है। फिर कोल माइन को नेशनलाइज किया गया था 1971 से 75 में। एलपीजी रिफॉर्म आया 1991 में। डिसइन्वेस्टमेंट टर्म को पहली बार यूज किया था बजट, इंट्रीम बजट 1991 में। नया डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट बना 1999 में, एक वो मिनिस्ट्री बन गया था फुल 2001 में। और फिर न्यू ये पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज पॉलिसी आई है कब, 4 फरवरी 2021 को। इसके तहत 4 स्ट्रेटेजिक सेक्टर हैं, ध्यान रखिएगा। एटॉमिक एनर्जी, स्पेस डिफेंस, ट्रांसपोर्ट टेलीकम्युनिकेशन, पावर, पेट्रोलियम, कोल और अदर मिनरल। चौथा है बैंकिंग, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज। इसकी पूरी डेफिनेशन इकोनॉमिक सर्वे पापा बताइए, अभी मैं फैक्ट बता रहा हूँ, बाकी नीचे ये हिंदी लिखा हुआ है, फालतू लिबी। कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 में आई थी, फिर 2020 में भी, हालांकि उसमें कुछ अमेंडमेंट हुए थे, 2021 में भी कुछ अपडेट था, तो मेनली ये 2011 में आई थी। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है ये ध्यान रखिएगा, ये पूछ लेते हैं कई बार कि भैया इसको क्या ऑब्जेक्टिव है कि जो मैन्युफैक्चरिंग का शेयर है वो जीडीपी का 25% तक बढ़ाना एक डिकेड के अंदर में, और 100 मिलियन जॉब क्रिएट करना, ठीक है। इसी के थ्रू ये नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स भी एक इसका इंपॉर्टेंट पार्ट था मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 वाले का। फिर नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक आई थी 2019 में। डीप ओशन मिशन आया था कब, 2021। देखिए ये तो आपको पता ही होगा, इंडिया अपनी जो क्रूड ऑयल की जरूरतें हैं उनका 85% जो है इंपोर्ट करता है। तो भैया इंडिया सबसे ज़्यादा ऑयल जो है कहाँ से लेता है, या फिर कौन सा कंट्री ऐसा है जो टॉप ऑयल सप्लायर है इंडिया का। तो भैया इंडिया सबसे ज़्यादा तेल लेता है इराक से, नंबर 1, नंबर 2 सऊदी अरेबिया, नंबर 3 यूएई और नंबर 4 पे अब रशिया आ गया है। अभी तक यूएस था, लेटेस्ट पोजीशन के हिसाब से रशिया हो गया है, ध्यान रखना। इंडिया जो है वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमिंग और इंपोर्टिंग नेशन है, ये ध्यान रखना। ये भी 119 बिलियन डॉलर खर्चा किए इंडिया ने ऑयल के इंपोर्ट के लिए करीबन 2021-22 में। अब पूछा जा सकता है भैया इंडिया गैस सबसे ज़्यादा कहाँ से लेता है, तो सबसे ज़्यादा गैस जो एलएनजी है वो इंडिया लेता है कतर से, फिर उसके बाद यूएई से, फिर नाइजीरिया से, फिर यूएस से, फिर अंगोला से। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर कंट्री है चाइना, और सबसे बड़ा एलएनजी इंपोर्टर कंट्री भी चाइना ही हो चुका है। पहले जापान था टॉप एलएनजी इंपोर्टर, अब चाइना हो चुका है, ठीक है। फिर भैया पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मतलब क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर कौन सा है, वो है सऊदी अरेबिया। और पूरी दुनिया का लार्जेस्ट मतलब वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है गैस का, वो रशिया है। फिर ये एक एनएमपी और एक एनआईपी है, ये बड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं आपको। पहली बात तो एनएमपी मतलब है नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन, नीति आयोग ने डेवलप किया है ये, ठीक है। बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की मिनिस्ट्री है उनके हिसाब से इसका मतलब ये है कि भैया इंडिया ने, मतलब भैया इसका ये है, मैंने इकोनॉमिक सर्वे में बताया भी था कि करीबन भारत सरकार ने 6 लाख करोड़ रुपए की ये जो है यहाँ से मतलब पैसा कमाएगी कुल मिला के, ठीक है। इनको मोनेटाइज करेगी, मान लो कोई जैसे रेलवे स्टेशन है उसको 10 साल के लिए दे दिया, फिर उसका कुछ पैसा ले लिया, बाकी फिर उसको प्राइवेट वाले चलाएंगे और इनको पैसा देंगे। तो ये बेच नहीं रहे हैं, जिसको आप लोग मतलब कई जगह क्रिटिसिज्म सुना होगा कि जो है भारत सरकार सब चीज़ें बेचती जा रही है, तो वो एक्चुअली मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है ये। तो 6 लाख करोड़ का यहाँ पे पोटेंशियल भारत सरकार को दिख रहा है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो मतलब भारत के पास एसेट है उनको मोनेटाइज करेगी, ठीक है, उनसे पैसा कमाएगी। ये पैसा कमाएगी यहाँ से और फिर एनआईपी में लगाएगी, ठीक है। तो मोनेटाइज कौन कौन से एसेट होंगे, सबसे ज़्यादा होगा रोड वाला, करीबन 27% पैसा यहाँ से आएगा। जो 6 लाख करोड़ का एस्टिमेटेड पोटेंशियल है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का, उसमें से रोड वाला होगा 27%, नंबर 2 पे है रेलवे, वो है 25%, नंबर 3 पे है पावर 15%, फिर नंबर 4 पे है ऑयल गैस पाइपलाइन 8%, टेलीकॉम के है 6%, ठीक है। बाकी पूरी डेफिनेशन मैंने बताई है इकोनॉमिक सर्वे पापा, बात समझ में आ गई ना। यहाँ पे मोनेटाइज कर रही है सरकार, मतलब आप लोग जो भी क्रिटिसाइज करते हो जो प्राइवेटाइज वाला है वो वाला है यहाँ पे। तो यहाँ से पैसा सरकार लेगी, यहाँ से पैसा सरकार के पास आएगा कुल मिला के, और ये है एनआईपी, यहाँ पैसा खर्चा करेगी।
तो ये भैया आप देख सकते हैं 2020 से 25 के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन लॉन्च करी गई थी। 111 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पे है इन्वेस्टमेंट करेगी सरकार। तो भैया कहाँ इसके लिए कई सारे 7,000 के आसपास प्रोजेक्ट यहाँ पे करे गए, 9,000 अब हो गए हैं। 34 इंफ्रास्ट्रक्चर सब सेक्टर हैं ये। और भैया इसमें सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर के कहाँ पैसा लगाया जाएगा? सबसे ज़्यादा पैसा लगाया जाएगा एनर्जी में, आप देख सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद रोड, और फिर उसके बाद ये अर्बन सेक्टर में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पैसा एनर्जी में 24% लगाया जाएगा, फिर रोड में लगाया जाएगा, फिर अर्बन सेक्टर में, फिर रेलवे में। समझ में आ गई बात? बस इतना ही समझना है। यहाँ पे पैसा आएगा 6 लाख करोड़ के आसपास आएगा, रोड से सबसे ज़्यादा, फिर रेलवे से और पावर सेक्टर से 15%। वो यहाँ लिखना भूल गया, वो वाली पिक डालनी चाहिए। ये देखिए आप पीआईबी का देख सकते हैं, ये एनएमपी है। फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर 25 तक ये होगा, ठीक है। 6 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पे मोनेटाइजेशन किया जाएगा, ठीक है। 4 सालों के लिए होगा ये टोटल नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान। 6 लाख करोड़ का है। सबसे ज़्यादा पैसा आएगा रोड से, फिर रेलवे से, फिर पावर ट्रांसमिशन से, फिर पावर जनरेशन से। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये पूरी पिक दी हुई है, ठीक है। ये पूरी पिक यहाँ पे देख सकते हैं आप। फिर ये करंट अकाउंट डेफिसिट है। पिछली बार तो करंट अकाउंट सरप्लस में पहुंच गया था, लेकिन फिर से करंट अकाउंट डेफिसिट आ गया है। ये Q3 में हो गया है 2.7% ऑफ GDP, ठीक। और ये ट्रेड डेफिसिट की वजह से बढ़ा है मेनली, ठीक है। अप्रैल से लेकर दिसंबर 2021 तक का डेटा देखेंगे तो इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट हो चुका है कितना, 1.2% ऑफ GDP, ठीक। फिर भैया ये है अटल पेंशन योजना के अकाउंट के नंबर में अगर आप देखें, नंबर ऑफ अटल पेंशन योजना अकाउंट में नंबर 1 पे यूपी है, फिर बिहार है, फिर वेस्ट बंगाल है, फिर महाराष्ट्र है। ये जरूर ध्यान रखना, यूपी नंबर 1 पे है। एक और चीज़ है भैया, पेंशन के मामले में अगर आप देखेंगे तो ये जो FDI की लिमिट है, अब ये 49% से बढ़ा के 74% कर दी गई है, ठीक। एक्सटर्नल डेट की बात हमने इकोनॉमिक सर्वे में की थी, लेकिन अब डेटा पूरे ईयर का भी आ गया है। आप देख सकते हैं दिसंबर 2021 के एंड में ये इंडिया का एक्सटर्नल डेट कितना हो गया, $614 बिलियन का हो गया है। और ये जो डेट टू GDP रेशियो है, अभी तक 20.3% चल रहा था, 20.3% है डेट टू GDP, एक्सटर्नल डेट टू GDP सितंबर 2021 में का डेटा अगर आप देखेंगे तो 20.3% था ये डेट टू GDP, ठीक है। अब वो 20% के आसपास आ गया है। और सितंबर का ये इकोनॉमिक सर्वे में कितना था, ये एक्सटर्नल डेट कितना था, करीबन $593 बिलियन था ये, ठीक है। और दिसंबर के एंड में कितना हो गया, करीबन $614 बिलियन है। इसमें मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भैया कंपोनेंट क्या होते हैं एक्सटर्नल डेट के। नंबर 1 होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, सबसे लार्जेस्ट कंपोनेंट है, फिर NRI डिपॉजिट, और फिर होता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट। करेंसी वाइज देखेंगे तो नंबर 1 पे है US डॉलर, मतलब जो डेट है हमारा सबसे ज़्यादा US डॉलर में है, फिर इंडियन रुपी में 32%, फिर SDR, फिर येन, फिर यूरो। ये देख सकते हैं 31 मार्च 2022 का अपडेट है ये। एक और इंपॉर्टेंट डेटा है ई रूपी एक डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन है, ठीक है। ये पर्सन स्पेसिफिक है और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा नेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इवन कस्टमर को बैंक अकाउंट रखना भी ज़रूरी नहीं है, ध्यान से सुनिए। इसमें इवन ये जो बेसिक फ़ोन है उसमें भी किया जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक बार ध्यान रखिए, ठीक है। और एक और चीज़, ये जो ई रूपी है इसको कौन इशू करेगा, NPCI, ठीक। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। फिर भैया एक ये डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है RBI का, ठीक है। ये क्या कैप्चर करेगा कि कितना डिजिटाइजेशन है पेमेंट्स का अक्रॉस द कंट्री। इसके कुछ इंडेक्स में आप देख सकते हैं, पेमेंट इनेबलर का जो है 25% है यहाँ पे वेटेज, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का 10% है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बाकी पेमेंट परफॉर्मेंस का 45% है, ठीक है। कंज्यूमर सेंट्रिसिटी का 5% है। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को किसने लॉन्च किया है, RBI ने, ठीक। फिर भैया ये दो बड़ी कन्फ्यूजिंग न्यूज़ है, ठीक है। ये देख लीजिए ध्यान। देखिए ये पूछा जाएगा कि भैया इंडिया के UPI सिस्टम को अडॉप्ट करने वाला पहला कंट्री कौन सा है, तो वो है नेपाल। ध्यान रखना ये चीज़। लेकिन ये इकोनॉमिक सर्वे की न्यूज़ है कि भैया भूटान ऐसा पहला कंट्री था जिसने ये जो भीम ऐप है इसको यूज़ किया था अपने मोबाइल बेस्ड पेमेंट के लिए, और प्लस खुद के UPI स्टैंडर्ड और QR कोड डिप्लॉयमेंट के लिए। तो ये दोनों में फ़र्क है। पहला कंट्री इंडिया का UPI सिस्टम अपनाने वाला नेपाल है, ठीक है। और प्लस अगर पूछा जाए कि भैया ये जो है भीम ऐप को यूज़ करके मोबाइल बेस्ड पेमेंट में, और प्लस जो है UPI स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करके QR डिप्लॉयमेंट करने वाला वो कंट्री है भूटान। नीति आयोग का SDG इंडेक्स आया था 2020-21 में, 3rd है ये ध्यान रखिएगा। यूपी का स्कोर 60 था, ठीक है। पिछली बार से 5 बढ़ा है, यूपी परफॉर्मर कैटेगरी में है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं, बाकी मैं बता चुका हूँ। नीति आयोग का 3rd इंडेक्स है ये 2018 के बाद। इस बार 16 गोल, 70 टारगेट, 115 इंडिकेटर थे। 4 कैटेगरी होती हैं टोटल मिला के। एस्पिरेंट की 49 स्कोर तक, परफॉर्मर 50 से 64, फ्रंट रनर 65 से 99, अचीवर 100। अचीवर कोई स्टेट नहीं है, ठीक है। यूपी किस कैटेगरी में है, परफॉर्मर, क्योंकि यूपी का स्कोर 60 है। परफॉर्मर का कितना होना चाहिए, 50 से 64, ठीक है। केरल नंबर 1 पे है, ये है क्या, ये है आपका फ्रंट रनर 75 स्कोर के साथ। नंबर 2 पे ओवरऑल में हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु है, 2nd रैंक है। 3rd रैंक आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड की, ये सारे जो है फ्रंट रनर हैं। उत्तर प्रदेश की रैंक 13 थी, स्कोर 60 था परफॉर्मर कैटेगरी में। यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ फर्स्ट था, स्कोर 79 के साथ। अचीवर कोई स्टेट नहीं बना।
टोटल 22 स्टेट और यूटी मिला के अब हो चुके हैं फ्रंट रनर में। फ्रंट रनर का क्या मतलब है, 65 से 99 स्कोर में। सबसे ज़्यादा गेनर, सबसे बड़ा गेनर कौन सा है, वो है मिजोरम, हाईएस्ट गेन किया है इसने, 10 स्कोर बढ़ा है। और फिर नंबर 2 पे हरियाणा, फिर नंबर 3 पे त्रिपुरा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेशनल एडेप्टेशन फंड ऑन क्लाइमेट चेंज, ये 2015 में आया था। भैया इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट जो है अब इस समय प्रेजेंट पोजीशन ये है कि भैया 20% अचीव करना है भारत को 2025 तक। ठीक, पहले कह रहे थे 2030 तक करेंगे, अब कह रहे हैं 2020 तक, 25 तक करेंगे। बल्कि एक दो और न्यूज़ आई उसमें कह रहे हैं 2023-24 तक ही कर लेंगे इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट 20% का। पेट्रोल में मिलाया जाता है, ध्यान रखना। और सितंबर 2021 तक ये कितना टारगेट हो चुका है, 8.5% इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है। फिर भैया एक चीज़ ये पूछ सकते हैं कि नेट जीरो कार्बन एमिशन किसका है ये आखिर। ये इंडियन रेलवे का ये टारगेट है 2030 तक अचीव करना। एक ये पूछ सकते हैं कि भैया वाटर स्ट्रेस किन किन जिलों में है, मतलब कौन कौन सी क्रॉप की वजह से होता है। सर्वे ने बोला है जहां पैडी, वीट और शुगर केन क्रॉप होती है वहां पे वाटर डिस्ट्रिक्ट जो है, वाटर स्ट्रेस सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और स्वीट रिवोल्यूशन भी एक टर्म आया है, ये बी कीपिंग को बोलते हैं। इंडिया में नेचुरल फार्मिंग को काफ़ी ज़्यादा इस बार प्रमोट किया है बजट इकोनॉमिक सर्वे में भी, लेकिन इसके लिए कौन सी डेडिकेटेड स्कीम है ये पूछ सकते हैं, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति प्रोग्राम, BPKP। ठीक, FDI लिमिट भैया बढ़ा दी गई, डिफेंस की हो गई है इस समय 74%, इंश्योरेंस की हो गई है 74%, पेट्रोलियम नेचुरल गैस सेक्टर की हो गई है 100%, जहां पे गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट का उनको मतलब अकॉर्ड कर दिया, मतलब अनुमोदन प्रदान कर दिया है। ठीक है, और टेलीकॉम की कितनी है, 100%। ये इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का डेटा। PLI जो प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम है, ये अभी तक मार्च 2020 में करी गई थी स्टार्ट। पहले 13 सेक्टर में थी, अब 14 सेक्टर में हो गया। 14वां सेक्टर कौन सा है, ड्रोन वाला। बाकी 13 सेक्टर ये लिखे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, मेडिकल डिवाइस, ड्रग इंटरमीडिएटरीज हो गया, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हो गए, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट हो गए, टेलीकम्युनिकेशन, फूड प्रोडक्ट, वाइट गुड्स हो गए, AC LED, हाई इफिशिएंसी सोलर ये फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स हो गए, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट हो गए, एडवांस केमिस्ट्री हो गए, टेक्सटाइल प्रोडक्ट हो गए, ठीक है, बैटरी हो गए, और मैन मेड फैब्रिक सेगमेंट हो गया, और टेक्निकल टेक्सटाइल और स्पेशलिटी स्टील। ये 14 सेक्टर है PLI स्कीम के, ध्यान रखना। रोड नेटवर्क में इंडिया नंबर 2 पे है USA के बाद, रेलवे नेटवर्क में नंबर 3 पे है। टॉप 2 पे जल्दी से बताइए रेल नेटवर्क में कौन से हैं। फिर नेशनल रेलवे प्लान कब आया था, 2030 में। इसका क्या पर्पज़ है, कैपेसिटी एक्सपेंशन करना है इसको, ठीक है, 2030 तक करना है ताकि 2050 तक की ग्रोथ को पूरा किया जा सके। और इसका एक और टारगेट है नेशनल रेलवे प्लान का, क्या भैया, फ्रेट शेयर को 40 से 45% तक बढ़ाना है ये। ठीक है, 100% इलेक्ट्रिसिटी का जो रेलवे में टारगेट क्या है, दिसंबर 2023 तक। मैरीटाइम इंडिया विजन, ये मतलब 2030 के लिए है, ध्यान रखना ये चीज़। स्टार्टअप कैपिटल ऑफ, अब वर्ड हो गया है दिल्ली, नहीं सॉरी ये वर्ड नहीं है, ये स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया है ये। ठीक है, तो स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया अभी तक बेंगलुरु था, अब दिल्ली हो गया है। ठीक, और टॉप 3 कंट्री नंबर ऑफ यूनिकॉर्न कौन कौन से, नंबर 1 पे US, नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पे इंडिया। ये सर्विस सेक्टर का आप देख सकते हैं 50% से ज़्यादा सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं 33 स्टेट यूनियन टेरिटरी में से 12 में है इस समय, ये इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के डेटा के हिसाब से। ठीक है, और सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है चंडीगढ़ में, और परसेंटेज वाइज सबसे कम है सिक्किम में। ठीक, और अगर टोटल मतलब वैल्यू वाइज देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन किसका है, ये है महाराष्ट्र नंबर 1 पे, नंबर 2 पे कर्नाटक। तो चंडीगढ़ में आप देख सकते हैं जो उनका चंडीगढ़ की GDP है उसमें से 74% सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, और सिक्किम की जो GDP है उसमें GSDP मतलब जो है उसमें 24.2% का कंट्रीब्यूशन है, लोएस्ट है कंट्री में। और पूरे इंडिया में कितने हो गए हैं जहाँ पे 50% से ज़्यादा सर्विस का कंट्रीब्यूशन है GSDP में, 12 है इस समय। देखिए सोशल सेक्टर का जो एक्सपेंडिचर होता है एज परसेंटेज ऑफ GDP, इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के हिसाब से कितना हो चुका है, 8.6%। ठीक है, और एजुकेशन में कितना है ये एज परसेंटेज ऑफ GDP एक्सपेंडिचर 3.1%, हेल्थ में कितना है 2.1%। नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो थी 2017 की वो क्या कहती है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 की ये कहती है कि भैया हेल्थ में 2.5% ऑफ GDP जो है एक्सपेंडिचर होना चाहिए 2025 तक, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब कब आई है, सबसे पहले आई नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 में, फिर आई नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 में, और फिर आई 2017 में। 3 बार आ चुकी है नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ध्यान रख। एक और डेटा है ई श्रम पोर्टल में, ठीक है, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन के मामले में नंबर 1 पे यूपी है। ठीक है, इसमें 34.9% यूपी का ही रजिस्ट्रेशन है ई श्रम पोर्टल में, नंबर 2 पे वेस्ट बंगाल है, नंबर 3 पे बिहार है। और ई श्रम पोर्टल में सबसे ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर से रजिस्ट्रेशन हुए हैं। ठीक है, ये 15 फाइनेंस कमीशन के इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। सबसे पहली बात तो इसका टाइटल क्या था कि कोविड के दौरान वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम्स। अध्यक्ष कौन है इसके, NK सिंह। गठन इसका कब हुआ था, इस रिपोर्ट ये फाइनेंस कमीशन के लिए 27 नवंबर 2017। इसकी रिपोर्ट 2 बार आई है, पहली रिपोर्ट आई 2020-21 के लिए, दूसरी रिपोर्ट आई 21-22 से लेकर 25-26 तक के लिए। ठीक है, टोटल मिला के 117 रिकमेंडेशन दिए हैं 15 फाइनेंस कमीशन ने, 4 वॉल्यूम में है ये टोटल। वॉल्यूम 4 जो है वो पूरी तरह से डिवोटेड है स्टेट्स के लिए।
अब देखिए जो स्टेट्स का शेयर है ये डिविजिबल पूल का 41% इस बार दिया गया है। हालांकि इनका ये कहना है कि 42% पिछली बार था वो वही अभी भी रखा गया है, बस ये 1% एडजस्ट कर दिया गया है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर की जो 2 यूनियन टेरिटरी बनी है, एक जम्मू कश्मीर और प्लस वो जो लद्दाख वाली, उसमें शिफ्ट किया गया है। तो अब ये डिविजिबल पूल का कितना है? 41% है, जो कि रुपए में कितना हुआ? 42.2 लाख करोड़ रुपए हुआ 2021 से 26 के लिए। मतलब कि वर्टिकल डिवोल्यूशन कितना है? 41% का है। इसमें सबसे ज़्यादा किस स्टेट को मिला है? यूपी को मिला है करीबन 17.9%, और फिर नंबर 2 पे बिहार है 10%, फिर नंबर 3 पे एमपी है। इसके अलावा स्टेट्स को 10.33 लाख करोड़ का टोटल ग्रांट भी दी जाएगी, इस फाइनेंस कमीशन में रिपोर्ट में बताया गया है। तो टोटल अगर ये सब मिला लें तो स्टेट्स को 50.9% मिलेगा डिविजिबल पूल का 2021 से 26 के पीरियड में, ठीक है। और मैंने बताया 14 फाइनेंस कमीशन को 42% था जो डिविजिबल पूल, उसी के अभी इक्वल रखा गया है, लेकिन 1% बस एडजस्ट किया जाएगा जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, ठीक। आप देखिए इसमें यूनियन को कितना दिया जाएगा? 34% यहाँ पे मिलेगा जो डिवोल्यूशन का प्लस ग्रांट मिला के। बाकी बच्चा जो है यूनियन गवर्नमेंट के पास, वो डेवलपमेंट प्रायोरिटीज के लिए छोड़ा जाएगा। मजा आ जाएगी। ओए हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में बात करें तो भैया क्या क्या क्राइटेरिया है? 15% पॉपुलेशन के लिए, 15% एरिया, 10% फॉरेस्ट इकोलॉजी के लिए, 45% इनकम डिस्टेंस, ठीक है। इनकम डिस्टेंस ये कहाँ की ली गई है? 3 ईयर की ली गई, 2016-17 से लेकर 18-19 तक की, ठीक। और प्लस ये 2.5% टैक्स ऑफ फिजिकल एफर्ट्स के लिए और 12.5% डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के लिए। ये 15 फाइनेंस कमीशन ने इंट्रोड्यूस किया है टैक्स एफर्ट के लिए भी, मतलब रिवॉर्ड कर रहे हैं ये इस बार से स्टेट्स को। ग्रांट देखा जाए किसको क्या मिला? रेवेन्यू डिफिसिट को ये दे रहे हैं करीबन 2.94 लाख करोड़। लोकल गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा दिया है, 4.3 लाख करोड़ है ये, ठीक है। इस लोकल गवर्नमेंट में अगर आप देखें, अर्बन जो शहरी वाली बॉडी को 1.2 लाख करोड़ दिया है और रूरल वाली बॉडी को दिया है 2.3 लाख करोड़, बाकी परफॉर्मेंस लिंक्ड होगा। 2020-21 में कितना ग्रांट दिया गया है लोकल बॉडी को? 90,000 करोड़ दिया गया है, जिसमें से 67.5% यानी कि 60,750 करोड़ रुपए रूरल बॉडी के लिए है और 29,250 करोड़ यानी कि 32.5% अर्बन बॉडी के लिए है। 2020-21 वाली ग्रांट में जो है यूपी रूरल लोकल बॉडी को कितना दिया गया है? 9,752 करोड़ रुपया। ये कितना है? 16.05% है ये, 60,750। 2020-21 के डेटा की बात हो रही है ये। और यूपी की अर्बन लोकल बॉडी को कितना मिला है? 4,695 करोड़ मिला है ये। एक और चीज़ है इस फाइनेंशियल कमीशन की रिपोर्ट में, बैलेंस को दर्शाने के लिए तराजू, यहाँ पे तराजू के सिंबल का यूज़ किया गया है, ठीक है। इनकम डिस्टेंस मैंने बताया 3 साल का लिया गया है, 2016-17 से 18-19 तक का। और पॉपुलेशन का डेटा सेंसस 2011 के ही फैक्ट्स को लिया गया है। इंडिया की जीडीपी वाइज जो है 6th रैंक है पूरी दुनिया में, एक्सपोर्ट में 18वीं रैंक है और इंपोर्ट में 12वीं रैंक। देखिए उत्तर प्रदेश का भी हमने देखा था कि टोटल इंडिया के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में, तो एक्सपोर्ट्स में मतलब एक्सपोर्ट बात कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात में, जो कृषि निर्यात में तो उत्तर प्रदेश की भारत में 5वीं रैंक थी, लेकिन ओवरऑल इंडिया में कितनी रैंक है? 6ठी रैंक है, ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की निर्यात में, टोटल निर्यात में इंडिया में 6ठी रैंक है। किसके बाद है ये? नंबर 1 पे गुजरात है, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटक, और नंबर 6 पे है हमारा यूपी। उत्तर प्रदेश की अगर आप एक्सपोर्ट वाली ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो वो कह रहे हैं 2018-19 के डेटा के हिसाब से उत्तर प्रदेश 5वां है, लेकिन लेटेस्ट पोजीशन के हिसाब से उत्तर प्रदेश टोटल इंडिया के एक्सपोर्ट में 6ठे रैंक पे है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ये मेन गुड्स हैं जिसमें जो यूपी से किए जाते हैं, एक बार आप पढ़ सकते हैं। एक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है, नीति आयोग ने इसको रिलीज़ किया है। इस पे नंबर 1 पे है गुजरात, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, फिर हरियाणा, और यहाँ भी यूपी नंबर 6 पे ही है, ठीक है। 4 कैटेगरीज में देख सकते हैं आप। हिमालय में नंबर 1 पे है उत्तराखंड, कोस्टल में नंबर 1 पे गुजरात, गुजरात तो ओवरऑल भी नंबर 1 पे है। लैंडलॉक्ड में यूपी नंबर 2 पे है, लेकिन यूपी ओवरऑल नंबर 6 पे है। यूनियन टेरिटरी में दिल्ली नंबर 1 पे है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में। तो ये देख सकते हैं एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 नीति आयोग ने रिलीज किया है। नंबर 1 पे गुजरात, नंबर 6 पे हमारा यूपी। ओवरऑल उत्तर प्रदेश की एक्सपोर्ट में कितनी रैंक है? 6। उत्तर प्रदेश की एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में इंडिया में कितनी रैंक है? 5। ये जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है इसमें 4 मेन पिलर हैं, 11 सब पिलर हैं, एक बार आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ऑप्शन में आ सकता है। देखिए चेन्नई सुपर किंग जो है पहला स्पोर्ट एंटरप्राइज का यूनिकॉर्न बना है इंडिया का, ये ध्यान रखिएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह के क्वेश्चन थोड़े अनकॉमन टाइप के हैं, ये आ जाते हैं एग्जाम में। यूनिकॉर्न का मतलब होता है कि $1 बिलियन की वैल्यूएशन, डेकाकॉन का मतलब होता है $10 बिलियन की वैल्यूएशन, और हेक्टोकॉन का मतलब होता है $100 बिलियन की वैल्यूएशन। ये वैल्यूएशन है, यहाँ पे रिवेन्यू नहीं है। हालांकि अगर आप देखें तो एक्चुअली में यूनिकॉर्न वही कंपनियां हैं जिनका $1 बिलियन का रिवेन्यू है, ये तो सिर्फ छलावा है। बड़े बड़े इन्वेस्टर को एक अच्छी MBA की टीम प्रिपेयर करके अच्छी प्रेजेंटेशन से लूटने का एक यंत्र है यूनिकॉर्न। खैर चलिए आगे बात करते हैं। अगर ये पूछ लिया जाए भैया कौन सा स्टेट का नंबर 1 रैंक है इन्वायरमेंटल इंप्रूवमेंट में 2021 में, तो वो है छत्तीसगढ़। एक और चीज़ आजकल देखा होगा आपने, कई सारी यूनिकॉर्न जो है स्टार्टअप फेल भी हो रहे हैं, वो यही होता है क्योंकि अगर
जो है उसमें दम नहीं होती है, तो इन्वेस्टर को तो आप बेवकूफ़ बना सकते हो फिर, लेकिन ओवरऑल मतलब कंज्यूमर उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फिर क्या करती हैं, कुछ कंपनी लगातार लॉस मेकिंग में रहती हैं, लॉस मेकिंग में रहती हैं, फिर उसको पब्लिक शेयर में आ जाता है, फिर वो पब्लिक को लूटते हैं। तो ये है कुल मिला के पूरी सच्चाई यूनिकॉर्न की। लेकिन पूरी दुनिया इसी रेस में लगी है, सब भागते जा रहे हैं, तो भैया भागना पड़ता है इसके लिए सबको। यूपी बजट 2022-23 वैसे आएगा नहीं, लेकिन ये एक आध चीज़ें देख लीजिए। 6,15,000 करोड़ का बजट था, न्यू स्कीम कितने की थी, 39,000 करोड़ की, ठीक है। और टैक्स रेवेन्यू का ये शेयर कितना है, 3,67,000 करोड़ रुपया। और इसका यूपी का खुद का टैक्स शेयर कितना है, 2.2 लाख करोड़। और जो स्टेट का, इस यूपी का सेंट्रल में टैक्सेस में शेयर कितना है, 1.46 लाख करोड़ रुपये। फिस्कल डेफिसिट 2022-23 के लिए कितना टारगेट रखा गया है, 3.96% ऑफ यूपी की जीएसडीपी, जो कि है कितना, 81,178 करोड़। और ये पिछले साल, पिछले फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का अगर आप देखें, फिस्कल डेफिसिट कितना फाइनली रहा है, ये 4.2% ऑफ जीएसडीपी, जो कि पिछली बार कितना हमने अनुमान लगाया था, 4.17% लगाया था, लेकिन उससे 0.1% ज़्यादा रहा है। रिवेन्यू सरप्लस इस बार 2022-23 में कितना रहने की उम्मीद है, 2.11% ऑफ जीएसडीपी, 43,000 करोड़ रुपए के आसपास। 100 करोड़ रुपए देंगे ये 2025 के महाकुंभ के लिए, प्रयागराज में 15,000 सोलर पंप लगाएंगे। एक भामाशाह भाव स्टेबिलिटी फंड है ये, और ये किस लिए दिया गया है, फार्मर्स को रिलीफ के लिए, मिनिमम सपोर्ट के रिलेटेड, ठीक है। कौन कौन सी क्रॉप्स के लिए, जो पेरिशेबल क्रॉप्स हैं, जैसे पोटैटो, टोमेटो और ओनियन। इसमें सरकार ने बोला 130 यहाँ पे रिजोल्यूशन लिए थे इलेक्शन के टाइम पे, और उसमें से 97 इसी बजट से पास हो रहे हैं। एक बात जल्दी से कमेंट करके बताइए, यूपी का सप्लीमेंट्री बजट जो आया था इस साल में, कितना आया था, जल्दी कमेंट करके बताओ। ये एक रिवीजन के तौर पर, हम पहले बता भी चुके हैं। एमएसपी को कौन रिकमेंड करता है, सीएसीपी रिकमेंड करती है, ठीक है। और पूछा जाए कि भैया कितनी क्रॉप्स के लिए एमएसपी होता है, तो 22 आंसर होगा। टोटल कितनी कमोडिटीज़ हैं, तो 23 होगा, ठीक। तो भैया सीएसीपी 22 एमएसपी और 1 एफआरपी होता है। फाइनल कौन करता है, सीसीईए। सीसीईए मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1965 में बनी, ध्यान रखना ये, ठीक है। पहली बार एमएसपी 1967 में दिया गया था वीट को। स्वामीनाथन कमेटी जो 2004 में बनी थी, उसकी रिकमेंडेशन पर ये 2018-19 से जो जितना प्रोडक्शन कॉस्ट होता है उसका करीबन 1.5 टाइम्स हुआ ये एमएसपी, ठीक। गन्ने के लिए यानी कि शुगर केन के लिए एफआरपी यानी कि सीएसीपी केंद्र सरकार तय करती है, और प्लस एक एसएपी होता है, वो राज्य सरकार तय करती है, ठीक है। शुगर केन एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के ये शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 के तहत इशू किया जाता है। एक बार देख लीजिएगा कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं 22 में, ठीक है। बाकी ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पिछली बार का है ये, सितंबर का डेटा है ये, अभी इसका लेटेस्ट वाला आया नहीं है। ये एक्चुअली ये सब जून में और सितंबर में आती है न्यूज़, इस बार एग्जाम ही जून में हो रहा है, तो क्या करा जाए। एक अम्ब्रेला योजना है पीएम आशा, ठीक है। ये किससे किससे मिलकर बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं। 3 इसके सब स्कीम है, प्राइस सपोर्ट स्कीम, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम और प्राइवेट प्रोक्योरमेंट स्टॉकिस्ट स्कीम। फॉर्च्यून 500 की ये 2021 की लिस्ट है। इंडिया में नंबर 1 पे रिलायंस, फिर स्टेट बैंक, फिर इंडियन ऑयल, ये टॉप 3 जरूर याद रखिए। टॉप 10 कंट्री वर्ल्ड की है, नंबर 1 पे वॉलमार्ट है, फिर स्टेट ग्रिड है, फिर आपकी अमेजॉन है यूएस। ये फॉर्च्यून टॉप 500 में सबसे ज़्यादा चाइना की कंट्री 135, ठीक है, और फिर उसके बाद यूएस की हैं। चाइना की मतलब टोटल मिला के, ताइवान वाइन सब मिला के जो है 143 है, ठीक है। ओवरऑल सबसे वैल्यूएशन ये मतलब सबसे ये फॉर्च्यून 500 में नंबर 1 पे कंट्री कौन सी है, वॉलमार्ट है ये। इंडियन का पूछा जाएगा तो भैया रिलायंस इंडस्ट्रीज है, पिछली बार का डेटा है, कोई नया नहीं आया है। मोस्ट वैल्यूएबल कंट्री की एक लिस्ट होती है हुरुन की, ठीक है। तो इसमें अगर आप देख सकते हैं इंडिया की 9 रैंक है 12 कंपनी के साथ, इसमें भी रिलायंस इंडस्ट्री टॉप इंडियन कंपनी है, और इसके हिसाब से एप्रिल दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंट्री है। ये पिछली बार का डेटा है, हालांकि कोविड से निपटने के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन किया था महाराष्ट्र ने, सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया था यूपी ने, ठीक। पूरी दुनिया में पूछेंगे कि भैया कौन सी ऐसी कंट्री है जो मतलब जो सबसे ज़्यादा डेप्ट है, जिसका मतलब सबसे बड़ा कर्जदार पूरी दुनिया का कौन सा देश है, तो वो यूएस है। लेकिन अगर जीडीपी, ये डेट टू जीडीपी रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो जापान है। कोविड का पहला पीक आया था सितंबर 2020 में, सेकंड पीक आया था मई 2021 में। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि भैया गोल्ड यानी कि सोना खरीदने के मामले में आरबीआई नंबर 2 पे आया है। मतलब एक ये रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड सेंट्रल बैंक 2021 की, इसमें नंबर 1 पे कौन सा है, सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड, उसने 90 मेट्रिक टन गोल्ड खरीदा। अब की आरबीआई ने कितना खरीदा, 77.5 मेट्रिक टन। आरबीआई के पास अब कितना गोल्ड रिजर्व हो गया, 754.1 टन, दिसंबर 2021 का डेट। वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो कंज्यूमर है गोल्ड का वो है चाइना, नंबर 2 पे है इंडिया। और इंडिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट हम कहाँ से करते हैं, स्विट्जरलैंड से। ये मैंने अभी आपको बताया, इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट अब 20% जो है हमको 2025 तक अचीव करना है, और इसके लिए 11 सेक्टर आइडेंटिफाई किए हैं सरकार। पूरी दुनिया में कोल इंपोर्ट करने के मामले में नंबर 1 पे चाइना है, नंबर 2 पे इंडिया है। और इंडिया जो कोकिंग कोल है सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया से लेता है। 1 8 अगस्त 2021 का अपडेट है, इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था 8 लाख
8 लाख टन का कोल और सबसे ज़्यादा नेपाल को किया था। एजुकेशन पॉलिसी अगर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आई थी 1968 में, फिर आई 1986 में और फिर आई 2020 में। ठीक है, इंडिया में अगर आप देखें स्टेट जीडीपी के मामले में नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, नंबर 2 पे तमिलनाडु, नंबर 3 पे है स्टेट जीएसडीपी के मामले में हमारा यूपी, नंबर 4 पे कर्नाटक, नंबर 5 पे गुजरात। इंडिया का सर्विस एक्सपोर्ट भी अभी तक का हाईएस्ट है और इसने नया रिकॉर्ड बनाया है। ये कितना है, 254.4 बिलियन डॉलर का है ये। ठीक है, 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में, ये जरूर ध्यान रखना। तो ओवरऑल इंडिया ने एक्सपोर्ट में भी अभी तक का हाईएस्ट एक्सपोर्ट 2021-22 में किया और सर्विस एक्सपोर्ट भी सबसे ज़्यादा 2021-22 में किया है। और सर्विस एक्सपोर्ट के मामले में मतलब क्या चीज़ सबसे ज़्यादा करी है, तो वो है कंप्यूटर सर्विसेज, नंबर 1 पे है 65%, फिर ये IT इनेबल्ड सर्विसेज नंबर 2 पे है। ये सबसे ज़्यादा सर्विस एक्सपोर्ट इंडिया ने कहाँ पे किया है, नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा किया है, मतलब यूएस को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है सर्विस वाला। ठीक है, और सर्विस एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा यूएस को किया, तो सबसे ज़्यादा हमको क्या मिला, यूएस डॉलर ही मिला। तो यूएस डॉलर क्या था, प्रिंसिपल इनवॉइसिंग करेंसी फॉर सर्विस एक्सपोर्ट। बेयर नेसेसिटी इंडेक्स से पिछली बार का हाई डेटा, पिछली बार तो आया नहीं, इस बार देख लीजिएगा एक बार जाते जाते। 26 इंडिकेटर, 5 डायमेंशन, और कौन कौन से स्टेट थे टॉप पे, केरल, पंजाब, हरियाणा और गुजरात। इंप्रूवमेंट कहाँ कहाँ हुआ, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, MP और छत्तीसगढ़। 5 डायमेंशन है, ये जरूर देख लीजिएगा एक बार। सैनिटेशन, वाटर, हाउसिंग, माइक्रो एनवायरमेंट और अदर फैसिलिटी। टॉप 10 लार्जेस्ट इकोनॉमी है ये दुनिया की। नंबर 1 पे यूएस है, चाइना, जापान और जर्मनी, यूके, और इंडिया हमारा 6ठे नंबर पे है। ठीक है, वर्ल्ड का फास्टेस्ट कंप्यूटर ये कहाँ का है, फ्रंटियर है यूएसए का, लेटेस्ट पोजीशन के हिसाब से। फिर जापान का फुगाकू है, फिर लूमी है फिनलैंड का, फिर समिट है यूएस का, और फिर सिएरा भी यूएस का ही। जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से इंडिया का नंबर 1 स्टेट है गोवा। ठीक है, और फिर सिक्किम, फिर दिल्ली, फिर चंडीगढ़, फिर हरियाणा। उत्तर प्रदेश की रैंकिंग है 32 और लोवेस्ट जीडीपी पर कैपिटा है बिहार की, हाईएस्ट है गोवा की। ठीक है, जीडीपी में भारत की रैंक है 6वीं नॉमिनल जीडीपी में, और 3rd है पीपीपी में। और ये लास्ट है मल्टी पावर्टी इंडेक्स, नीति आयोग का डेटा है ये। सबसे ज़्यादा पावर्टी इसके हिसाब से बिहार की है 51.91%, फिर झारखंड की 42.16%, फिर यूपी की है 37.79%। तो यूपी 3rd लार्जेस्ट पुअरेस्ट स्टेट है। फिर नंबर 4 पे MP, नंबर 5 पे असम। अभी तक जो पावर्टी वाला था वो हम तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से देखते थे, तो उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा पुअरेस्ट स्टेट कौन सा था, छत्तीसगढ़। लेकिन अब कौन सा पुअरेस्ट स्टेट है पूरी इंडिया में, अब है बिहार। ठीक है, लीस्ट पुअर स्टेट कौन सा है, वो है केरल। केरल की सिर्फ 0.71% आबादी गरीब है। उत्तर प्रदेश की कितनी आबादी गरीब है, 37.79% उत्तर प्रदेश की आबादी गरीब है, और ये 3rd लार्जेस्ट है बिहार और झारखंड के बाद। उत्तर प्रदेश ने कितना स्कोर अचीव किया था मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, जो कि नीति आयोग ने अभी जारी किया था 2021 में, उत्तर प्रदेश का स्कोर था 0.18, और इसमें से रूरल वाला स्कोर ज़्यादा था, ये 0.21, मतलब कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण एरिया में गरीबी ज़्यादा है। ठीक है, और शहरी वाला कितना था, 0.085%। सबसे ज़्यादा मल नरिश्ड स्टेट कौन सा है, ये है बिहार। यहाँ की 51.88% पॉपुलेशन जो है मल नरिश्ड है, ध्यान से देख सकते हैं। और सिक्किम लीस्ट मल नरिश्ड स्टेट है। उत्तर प्रदेश की कितनी परसेंट जनसंख्या है, 44.47% जो पॉपुलेशन है वो मल नरिश्ड है। अच्छा, मान लो उत्तर प्रदेश में पूछ लें कि उत्तर प्रदेश का पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो वो श्रावस्ती था। और उत्तर प्रदेश का लीस्ट पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो है लखनऊ। मतलब कुल मिला के उत्तर प्रदेश में लखनऊ के लोग जो है सबसे कम गरीब हैं और श्रावस्ती के लोग सबसे ज़्यादा गरीब हैं। बाकी भी लिखा हुआ है, ज़रा देख लीजिएगा एक बार आप। ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020 में 7 कमोडिटी है, एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आ सकता है कभी। एग्री इंफ्रा फंड जो है ये 2020-21 से लेकर 2029-30 तक जारी रहेगा। 1 लाख करोड़ का फंड है ये। स्टेट वाइज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2019 रैंकिंग में जो लेटेस्ट है उसके हिसाब से आंध्र प्रदेश नंबर 1 था, उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे था। यहाँ पे ये जरूर ध्यान रखें। यूपी में 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, चंदौली, फतेहपुर, चित्रकूट, बहराइच और श्रावस्ती। बताइए टोटल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इंडिया में कितने हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। उत्तर प्रदेश में अर्बन लोकल बॉडी इस समय कितनी हो गई है, 734। उत्तर प्रदेश में 10 स्मार्ट सिटी हैं, एक बार आप इनको जरूर पढ़ लीजिए, बेहद जरूरी है। ये पिछली बार का डेटा है, ये बजट का प्रोविजन नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये पढ़ना है 10 स्मार्ट सिटी। और उत्तर प्रदेश में 8 राज्य स्मार्ट सिटी हैं, वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजपुर, गोरखपुर, मथुरा, वृंदावन और शाहजहाँपुर। उत्तर भारत की पहली चीनी मिल जो गन्ने के रस से सीधे एथेनॉल बनाएगी वो पिपराइच मिल है। उत्तर प्रदेश की जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आई थी 2017 में, उसके तहत मैन्युफैक्चरिंग जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन यूपी के कौन कौन से, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस पे के एरिया को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन डिक्लेयर किया गया यूपी। एक शारदा प्रोग्राम था, ये किस लिए शुरू किया गया था, ये आइडेंटिफिकेशन करेगा आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट का। ठीक है, इसी के साथ ये इकोनॉमी पापा वीडियो खत्म होता है। अब बताइए आप कुछ क्वेश्चन, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक इस समय इंडिया में कितने हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसके अलावा बजट 2022 से इसकी पापा पिक है, इसको देख लेना, ये मैं पहले बता चुका हूँ, जो इसमें लिखा है वही इंपॉर्टेंट है। इसको मैं अलग से बताऊंगा तो ये बढ़ जाएगा, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट है, जय। लास्ट टाइम ज़्यादा घबराइए मत, जितना हो सके रिवीजन करिए, हमारी पिक्स देखते रहिए। ठीक है, अगर जो लोग पेड में हैं वो लोग पेड को जरूर लगा लीजिएगा। और यहाँ पे जो है हमने जितनी पिक्स दी हैं
ये जो पेड में नहीं है वो लोग ज़रूर फॉलो करिएगा, ठीक है।